ओके, लेट्स मूव अहेड। अब ये तो हमने देख लिया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन आया हुआ था, ठीक है। अब एक और चीज़ जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी, कि कौन से कॉशन ऑब्जर्व करनी चाहिए कोर्ट्स को वाइल प्रोनाउंसिंग डेथ सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, VNSS ऑल्सो स्पेसिफाई इट वेरी क्लियरली कि डेथ सेंटेंस जब भी अवॉर्ड किया जाएगा किसी भी कोर्ट के द्वारा, तो उसे स्पेशल रीजंस सपोर्टिंग द डिसीजंस देने पड़ेंगे। ओके, अब देखिए किस मैनर में डेथ पेनल्टी को एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो भी कोर्ट को अपने डिसीजन में लिखना होगा। ओके, जब कोर्ट सेंटेंस प्रोनाउंस करेगी वो भी लिखना पड़ेगा कि किस मैनर में हम इन चीज़ों को दैट इज डेथ पेनल्टी को एग्जीक्यूट करेंगे। दैट हमें कोर्ट के ऑर्डर में साफ साफ लिखा होगा कि दैट कन्विक्टेड पर्सन टू बी हैंग्ड टिल डेथ। ओके, ये सिर्फ जो हम टीवी वगैरह में देखते हैं वो एक सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता है, वो ऐसा लिखा हुआ है लॉ में कि दैट पर्सन शुड बी हैंग्ड टिल डेथ। इसका एक और मतलब ये भी है, ओके, कि यहाँ पे किसी और तरीके से, फॉर एग्जांपल जहर इंजेक्ट करके या फिर शूट करके उस पर्सन को डेथ पेनल्टी को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। देयर इज ओनली वन वे टू एग्जीक्यूट द डेथ पेनल्टी, दैट इज द पर्सन शुड बी हैंग टिल डेथ। ओके, तो ये तो हमने जान लिया कि डेथ पेनल्टी के रिलेशन में इतनी सारी चीज़ें हैं। अब वीडियो के शुरू में हमने एक क्वेश्चन किया था कि सोसाइटी में डेथ पेनल्टी में ऐसा क्यों है, कि जब लॉ और डेथ पेनल्टी को हम देखते हैं कि क्यों हर टाइप के ऑफेंस के लिए डेथ पेनल्टी नहीं अवॉर्ड की जा सकती, और क्यों कोर्ट्स रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस फॉलो करते हैं। देखते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में एक पर्टिकुलर केस फॉल होगा कि नहीं होगा। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी बहुत 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 ज़रूरी है। देखिए, यहाँ करते हैं। देखिए, जब हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो जूरिस्प्रूडेंस में कुछ थ्योरीज होती हैं। ओके, आपने सुना होगा कि एक थ्योरी है जो कि है डेटरेंट थ्योरी। ओके, डेटरेंट थ्योरी। एक थ्योरी होती है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, एक और थ्योरी होती है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। ओके, तो ये सब थ्योरीज होती क्या है और ये कैसे क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में या फिर एक सोसाइटी को बेटर बनाने में कैसे हेल्प करती हैं। ओके, तो देखिए डेटरेंट थ्योरी क्या सजेस्ट करती है कि अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है, ओके, लेट्स से कि इस पर्सन ने कोई क्राइम किया है, ओके, तो इसको बिहाइंड द बार्स आप कन्फाइन कर दीजिए, सो दैट सोसाइटी में ये वापस जाके क्राइम ना कर पाए। ओके, ये सजेस्ट करती है डेटरेंट थ्योरी। अब देखिए रेट्रीब्यूटिव थ्योरी क्या सजेस्ट करती है। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी एक प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, एन आई फॉर एन आई। ओके, ये हम सब ने सुना होगा, आई फॉर एन आई। सो अगर किसी ने किसी पर्सन के हाथ पे चोट पहुंचाई है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को भी हाथ में चोट दी जाएगी। ओके, और एन आई फॉर एन आई विल मेक द एंटायर वर्ल्ड ब्लाइंड, ये हम सब ने सुना है। तो ये थ्योरी जो है इसे एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया गया है। एट द सेम टाइम डेटरेंट थ्योरी इनिशियल स्टेजेस में एक्सेप्ट की जाती थी, लेकिन विद ओवर द पीरियड इस थ्योरी को भी निगेट किया गया। ठीक है, तो बची कौन सी थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव थ्योरी क्या सजेस्ट करती है कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने क्राइम किया है तो उस लॉ का ये ऑब्जेक्टिव होगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन को रिफॉर्म किया जाए, ओके, सो दैट वो सोसाइटी में वापस जाके रहने लायक बन सके। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफॉर्मेटिव थ्योरी। और मॉडर्न लॉ में, ओके, प्रोग्रेसिव लॉ में या फिर किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी के लॉ में इस थ्योरी को मोस्ट एक्सेप्टेबल समझा गया, और इंडिया का जो लॉ है वो भी मोर और लेस इसी थ्योरी की तरफ इंक्लाइंड है। इसीलिए आप देखते हैं, हम देखते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस यदि नहीं होगा तो उस केस में डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। ओके, हमारा अटमोस्ट लाइक मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमम जो केसेस में ये कोशिश होगी कि द पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड, हु हैज़ डन एनी काइंड ऑफ ऑफेंस, उसे रिफॉर्म किया जाए जेल अथॉरिटीज़ के द्वारा, और उसे रिफॉर्म करने के बाद सोसाइटी में वापस भेजा जा सके, इस तरीके से रिफॉर्म किया जाए। ओके, डायरेक्ट डेथ पेनल्टी अवॉर्ड कर देना किसी प्रोग्रेसिव सोसाइटी का की निशानी नहीं है। ओके, तो ये तो हमने पढ़ लिया ज्यूरिस्प्रूडेंस की थ्योरीज के बारे में। ओके, कि ये थ्योरीज का क्या इंपॉर्टेंट है, एंड माइंडेड कि ये थ्योरीज जो हैं ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी जिसके बारे में हमने पढ़ लिया जो इन रिलेशन टू डेथ पेनल्टी। ओके, अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं, क्या रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन से रिलेटेड कुछ भी बदलाव आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए एक बहुत ही लैंडमार्क केस है सुप्रीम कोर्ट का, मनोज वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, मनोज वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने ये बोला कि देखिए किसी भी पर्सन को किसी भी पर्सन को डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करने से पहले एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, बिफोर अवॉर्डिंग कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी को कई बार कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं हम, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, बिफोर अवॉर्डिंग कैपिटल पनिशमेंट साइकोलॉजिकल असेसमेंट रिपोर्ट हैज़ बीन मेड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। ओके,
तो एक ये रीसेंट डेवलपमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ओके, बीएनएसएस में क्या डेवलपमेंट आया है रीसेंट? देखिए बीएनएसएस में एक रीसेंट डेवलपमेंट आया है कि जैसा कि हमने देखा कि कुछ फैक्टर्स कंसिडर करते हैं ओके बिफोर अवॉर्डिंग डेथ पेनल्टी। तो प्रोसिक्यूशन की ये ऑब्लिगेशन बनाई गई है कि यदि केस में कोई मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं तो उसे वो हाईलाइट करें व्हेन द कोर्ट इज अबाउट टू प्रोनाउंस द सेंटेंस, और उस टाइम पे कोई भी मिटिगेटिंग फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है। प्रोसिक्यूशन क्या होता है? देखिए प्रोसिक्यूशन इज द एडवोकेट फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोसिक्यूटर फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो कोई भी क्रिमिनल ट्रायल जब होता है तो आप देखते होंगे कि उस क्रिमिनल ट्रायल में ए वर्सेस फॉर एग्जांपल ए वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ए वर्सेस स्टेट ऑफ ए इज द पर्सन्स नेम दैट इज द अक्यूज्ड का नाम, ए वर्सेस स्टेट का नाम। तो क्राइम को हमेशा ये कंसिडर किया जाता है कि इट इज ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि यहाँ पे कभी भी विक्टिम का नाम नहीं होता, हमेशा स्टेट का नाम होता है। तो स्टेट ऐसा मानता है, लॉ ऐसा मानता है कि कोई भी क्राइम हो रहा है तो वो स्टेट के अगेंस्ट हो रहा है। ओके, इसीलिए स्टेट वहाँ पे पार्टी बनती है और स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि वहाँ पे विक्टिम को डिफेंड करेगा। ओके, तो अब स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करता है? उसके लिए ऑफिसर्स होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं हम। तो प्रोसिक्यूशन की ऑब्लिगेशन की बनाई गई है कि क्योंकि वो अगर किसी भी पर्टिकुलर केस में मिटिगेटिंग फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि अक्यूज्ड के सेंटेंस को कम कर सकते हैं तो वो इन्फॉर्म करेगा। अब हम सब ये सोचेंगे कि भाई प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी तो विक्टिम को न्याय दिलाना है, तो वो ऐसा क्यों करेगा? तो एक चीज़ प्लीज़ आप लोग समझिए कि प्रोसिक्यूशन ऑल्दो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, वो विक्टिम को रिप्रेजेंट करेगा, विक्टिम के साइड से केस लड़ेगा, लेकिन प्रोसिक्यूशन इज ऑल्सो द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ओके, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि किसी ने अगर ऑफेंस किया है तो उसको सजा दिला दें, ये तो है, लेकिन इसके साथ ही साथ जस्टिस सर्व करने का भी उसका एक ऑब्जेक्टिव है। ओके, उस पर्टिकुलर पोजीशन का। और बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट उसकी ड्यूटी स्पेसिफाई की गई है कि जब भी अगर कोई मिटिगेटिंग फैक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे एट द सेम टाइम एग्रावेटिंग फैक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे तो भी वो बताएगा। ओके, लेकिन ये मिटिगेटिंग फैक्टर अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसे बताना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब हम एक चीज़ देख लेते हैं। जैसे हमने देखा था, मैंने शुरू में बताया था कि एक पर्टिकुलर सेक्शन था, सेक्शन 104 ऑफ बीएनएसएस। ये सेक्शन को रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ओके, अब इसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे ये तो कोर्ट्स अपने डिसीजन में बताएंगे, लेकिन इससे रिलेशन में एक चीज़ जानिए कि एक पर्टिकुलर केस था जो कि मिट्टू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मैंने वीडियो के बिगिनिंग में भी बताया था कि एक केस है जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो मिट्टू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या बोला गया कि जो ये सेक्शन है ना 303 ऑफ आईपीसी, जो कि अब 104 ऑफ बीएनएस बन चुका है। ओके, 104 बीएनएस। सो सेक्शन 303 आईपीसी जो है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट फटाक से समझ लेते हैं हम कि 303 आईपीसी बोलता क्या है। 303 आईपीसी ये बोलता था कि अगर कोई लाइफ कन्विक्ट है, किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है, ओके, और उस लाइफ इम्प्रिजनमेंट जब मिला हुआ है और उसने अगर किसी भी इंसान का मर्डर किया, ठीक है, तो उसको हम डायरेक्ट डेथ पेनल्टी दे देंगे। तो ये पर्टिकुलर जो पनिशमेंट है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, बीइंग वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21। अब ये तो हो गया कि कोर्ट का डिसीजन था, लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्यों, ये समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ध्यान से हम जल्दी से समझते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस लॉजिक से बोला था कोर्ट ने। ओके, तो देखिए जब भी कोई क्रिमिनल ट्रायल होता है ना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब भी कोई क्रिमिनल ट्रायल होता है तो ट्रायल के एंड में क्या होता है? जजमेंट आता है। ओके, तो यहाँ पे कोर्ट ये बताते हैं कि जो पर्टिकुलर अक्यूज्ड है उसने क्राइम किया है कि नहीं किया है। ओके, तो जजमेंट जब आता है तो वहाँ पे कोर्ट बताते हैं कि या तो हम कन्विक्ट कर रहे हैं या तो हम अक्यूज्ड अक्विट कर रहे हैं। ओके, कन्विक्शन का मतलब, कन्विक्ट करने का मतलब ये है कि जो भी ऑफेंस किया है उसके रिलेशन में जितने भी एविडेंसेस मिले हैं उसके से ये प्रूव होता है कि अक्यूज ने वो क्राइम किया है, तो उसको बोलते हैं कन्विक्ट कर रहे हैं हम। अक्विट का मतलब ये होता है कि जो भी एविडेंसेस लाए गए उससे अक्यूज्ड का के खिलाफ जो भी ऑफेंसेस, जो भी चार्जेस लगाए गए हैं वो प्रूफ नहीं होते हैं, तो अक्यूज्ड को बाइज्जत बरी किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अक्विटल। ओके, तो जजमेंट में ये चीज़ें लिखी होती हैं। तो अक्विट कर दिए तो अक्यूज इज सेट फ्री टू गो। ओके, लेकिन अगर कन्विक्शन होता है तो उसके बाद एक और डेट आती है जहाँ पे कोर्ट्स जो होते हैं सेंटेंस प्रोनाउंस करते हैं। ओके, तो जब कोर्ट सेंटेंस प्रोनाउंस करते हैं ना तो यहाँ पे बेसिक इन शॉर्ट इसे सेंटेंस बार्गेनिंग भी कहते हैं। ओके, लीगल लैंग्वेज में यहाँ इस स्टेज को सेंटेंस बार्गेनिंग वाली स्टेज भी बोलते हैं। यहाँ पे कोर्ट ये स्पेसिफाई करते हैं कि हम तुमको सेंटेंस कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम पढ़ते हैं कि अप टू 10 ईयर्स, अप टू 20 ईयर्स, ओके, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ, कोई सी भी सेंटेंस जो प्रोनाउंस होती है वो यहाँ प्रोनाउंस होती है इस स्टेज में। और इस सेंटेंस प्रोनाउंसेंस वाली हियरिंग में रिप्रेजेंट होना अक्यूज्ड का राइट है कि अपने सेंटेंस प्रोनाउंसमेंट के टाइम पे आपको रिप्रेजेंट होना है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो ये पूरा स्टेज है ना, ये सॉर्ट ऑफ राइट टू बी रिप्रेजेंटेड इज वन ऑफ योर फंडामेंटल राइट, एवरीवन्स फंडामेंटल राइट। तो जब अक्यूज्ड को
इस स्टेज में हम लेके आ रहे हैं, राइट। जब अक्यूज्ड को, किसी भी लाइफ कन्विक्ट को डायरेक्ट डेथ पेनल्टी मिल रही है ना, तो ये पर्टिकुलर जो स्टेज है, ये पर्टिकुलर स्टेज जो है इस प्रोसेस में फॉलो नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? वो जो राइट टू बी रिप्रेजेंटेड वाला स्टेज है वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो पा रहा है, और इस लॉजिक से आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इस पर्टिकुलर जो लाइफ कन्विक्ट है उसके लॉ का प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा है। ओके, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, ओके, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के बिफोर सामने वो इक्वल तो रहा ही नहीं, क्योंकि बाकी लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अपने सेंटेंस बार्गेनिंग की रेमेडी को यूज कर पाएंगे, लेकिन ये लाइफ कन्विक्ट नहीं कर पाएगा। इस लॉजिक से मिट्टू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये सेक्शन 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर। अगर समझ ना आए तो वीडियो को एक बार वापस सुनना। ओके, लेट्स मूव अहेड टू अवर लास्ट पार्ट, दैट इज पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। अब इसके रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बात जाननी ज़रूरी है रिलेटेड टू डेथ पेनल्टी। ओके, एक डिस्टिंक्शन आता है रिगार्डिंग द एक्सरसाइज ऑफ पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। अब देखिए, जो कई बार मर्सी पिटिशन जो होती है ना, इसे जानकारी के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि उसे क्लेमेंसी पिटिशन भी बोलते हैं। तो कहीं से भी कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पे क्लेमेंसी पिटिशन अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि क्लेमेंसी पिटिशन के बारे में लिखे, तो वो एक्चुअली मर्सी पिटिशन ही पूछ रहे हैं वहाँ पे। ओके, तो देखिए आर्टिकल 72 हैज़ टू बी रेड अलॉन्ग विद 73 एंड 74। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्रेसिडेंट होंगे और जो गवर्नर होंगे वो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करते हैं। ओके, सो बेसिकली इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते हैं। ओके, वो हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस से काम करते हैं। तो इन रिलेशन टू डेथ सेंटेंस ऑल्सो वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेंगे। ओके, अब देखिए, जब प्रेसिडेंट अपने डेथ सेंटेंस से रिलेटेड पावर एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पे प्रेसिडेंट को पावर होती है कि डेथ सेंटेंस के केसेस में प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, और यहाँ पे कोर्ट मार्शल पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन ये सेम पार्डनिंग पावर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, इट इज गवर्नर के केस में। गवर्नर भी पार्डनिंग पावर एक्सरसाइज करते हैं, ओके, लेकिन वो डेथ सेंटेंस के रिलेशन में पार्डनिंग पावर एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। अब इसका मतलब क्या ये समझे हम कि डेथ पेनल्टी अगर किसी को मिली है तो वो गवर्नर के पास जाके रिक्वेस्ट कर ही नहीं सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, गवर्नर के पास पावर है कि वो डेथ पेनल्टी अगर किसी को मिली है तो उसे सस्पेंड कर सकते हैं, उसे कम्यूट कर सकते हैं, उसे रिमिट कर सकते हैं। ओके, लेकिन एट द सेम टाइम वो डेथ पेनल्टी को कभी भी पार्डन नहीं कर पाएंगे। पार्डन का मतलब होता है कि कंप्लीटली उस पर्टिकुलर कन्विक्टेड पर्सन को कंप्लीटली चार्जेस से फ्री कर देना, एज इफ वो उसने कुछ क्राइम किया ही नहीं है। वो होती है पार्डनिंग पावर की पार्डनिंग पावर की का इफेक्ट। ओके, तो ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन प्रेसिडेंट की पावर और पार्डनिंग पावर। ठीक है, अब मैंने ये समझाते हुए 2-3 चीज़ें बोली कि प्रेसिडेंट जो या गवर्नर जो होंगे वो सस्पेंड कर देंगे, रिमिट कर देंगे, कम्यूट कर देंगे। प्रेसिडेंट का जब रिलेटेड आर्टिकल पढ़ेंगे आप, आर्टिकल 72, वहाँ पे आपको वर्ड्स मिलेंगे, पार्डन कर देना, रिप्राइव, रिस्पाइट, ओके, रिमिशन, सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट। तो इन सारी चीज़ों का भी मतलब हम जल्दी से समझ लेते हैं, क्योंकि ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, लोग रट के चले जाते हैं। ओके, तो इसे आप समझ लीजिए फट से कि देखिए, रिप्राइव का मतलब इतना होता है कि स्टे ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस मिल चुकी है, उसको उस पर स्टे लगाना है, तो वो कहलाता है रिप्राइव। रिस्पाइट का मतलब ये होता है कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कोई लेसर सेंटेंस अवॉर्ड कर देना। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर पता चलता है कि द पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड इज अ प्रेग्नेंट वुमेन, ओके, तो ये स्पेशल फैक्ट्स हैं, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं। अगर वो पर्सन जो है डिसेबिलिटी से जूझ रहा है, तो कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को कंसिडर करके रिस्पाइट कर सकते हैं, उनके पनिशमेंट को लेसर सेंटेंस दे सकते हैं। ओके, कम सेंटेंस दे कर सकते हैं। रिमिशन ऑफ पनिशमेंट क्या होता है? देखिए, जहाँ पे पीरियड को रिड्यूस कर दिया जाता है विदाउट चेंजिंग द नेचर। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को 20 साल के लिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिला था, ओके, उसको प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर ऐसा कर सकते हैं कि 10 साल के लिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट ही कर दें। नेचर चेंज नहीं हुआ, लेकिन टाइम चेंज हो गया। ओके, टाइम रिड्यूस कर दिया गया। तो ये सब मतलब होता है इन सारी वर्ड्स का। अब इसके रिलेशन में भी कि क्या प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस से ही काम करना होगा, क्या ये जरूरी है? इस रिलेशन में भी केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास। तो केस था मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड धनंजय चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस पर्टिकुलर केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की तरह काम नहीं कर सकता, उसे हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड सेम गोज विद द गवर्नर एज वेल। ओके, तो ये था प्रेसिडेंट और गवर्नर के पावर के रिलेशन में सारी चीज़ें। तो मोर और लेस हमने लगभग सब चीज़ कवर कर लिया इन रिलेशन टू डेथ पेनल्टी। ओके, so with this I would like to conclude. If you have any confusion, you can put your question in the comment box.